चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बात हम करते हैं मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 7 के, वीडियो नंबर 4 होगा मेरे हिसाब से। प्ले लिस्ट में सारे वीडियो पड़े, वहाँ पे आप देख सकते हैं। नोट्स के लिए आप हमें 9636591860 पे मैसेज कर सकते हैं, अपने सारे ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है, बिल्कुल जिम्मेदारी आपकी बनती है, ठीक है। बात करते हैं कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट की। और इससे जगह अगर आपको कहीं लगे कि मेरे को इससे कहीं नोट्स और कहीं वीडियोज़ कहीं टॉपिक मिल रहा है, तो बिल्कुल आप मुझे यहाँ पे मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, नीचे कमेंट के अंदर वो लिंक सेंड करना, ठीक है, ताकि हमें भी तो पता चले। चलो आगे बात करें कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। इन इंडिया द INC हैज़ एस्टेब्लिश ए कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्सेज के नर्सिंग स्टाफ के लिए जो INC ने कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट बनाए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है बेटा। दिस कोड प्रोवाइड गाइडेड टू नर्सिंग ऑन इथिकल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर इन देयर प्रैक्टिस। की जो प्रैक्टिस करते हैं, जो भी नर्सिंग ऑफिसर प्रैक्टिस करते हैं हॉस्पिटल में, उसमें उनका जो है एथिकल और उनका प्रोफेशनल व्यवहार किस प्रकार से रहना चाहिए, वो इसमें कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट में बताया गया। ये किसने बनाया था? INC ने बनाया था कि जो भी नर्सिंग ऑफिसर हॉस्पिटल में काम करते हैं उनका बिहेवियर किस प्रकार से रहना चाहिए, उनके अंदर नैतिक मूल्य कैसे रहने चाहिए, वो इन्होंने बताया, ठीक है। सम ऑफ द की एलिमेंट ऑफ द कोड आर फॉलो। इनमें से कुछ एलिमेंट है जो हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट था रेस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, कि भाई आपको हमेशा मानवों के अधिकार की रक्षा, उनका जो रेस्पेक्ट मतलब होता है ना, आदर करना है, मानवों के अधिकार का आपको आदर करना है। नर्सिंग ऑफिसर मस्ट रेस्पेक्ट द ह्यूमन राइट, जिनके अधिकार हैं उनको आपको आदर करना है, पेशेंट के अधिकारों का, पेशेंट की गरिमा का, पेशेंट की प्राइवेसी का। प्राइवेसी का आपको बिल्कुल आदर करना चाहिए, आप कितने ही कुछ भी हो, ठीक है। ऑफ देयर पेशेंट एंड प्रोवाइड केयर इज़ फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, और आपको बिना किसी भेदभाव के आपको जेंडर, एज, कास्ट, रिलीजन, इन किसी के भी आधार पे किसी भी पेशेंट के साथ में आपको भेदभाव नहीं करना है। और साथ में पेशेंट की अधिकारों का, पेशेंट की गरिमा का, पेशेंट की प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। पहला कोड समझ में आया। दूसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि गोपनीयता। नर्सिंग ऑफिसर मस्ट मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, नर्सिंग ऑफिसर को हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। ऑफ द पेशेंट इंफॉर्मेशन एंड ओनली डिस्क्लोज इट व्हेन ऑथोराइज्ड बाय द लॉ और विद द पेशेंट कंसेंट। आपको पेशेंट का कंसेंट लेना है कि साहब आपकी ये जानकारी क्या मैं आपके इन लोगों को दे सकता हूँ क्या। अगर वो बोले दे सकते हो तो ये आपको डिस्क्लोज करने, वरना आपको मुंह बंद करके रखना है, ठीक है भाई। थर्ड है नॉन डिस्क्रिमिनेशंस, वो मैंने आपको बताया कि आपको जाति, लिंग, धर्म, किसी के आधार पर पेशेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना है। फोर्थ हम बात कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी। नर्सिंग ऑफिसर आर अकाउंटेबल, उनका दायित्व होता है फॉर देयर एक्शंस एंड मस्ट एंश्योर देयर प्रैक्टिस इज सेफ, एथिकल एंड लीगल। नर्सिंग ऑफिसर को ये पता होना चाहिए कि जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लीगल होनी चाहिए, और दूसरा वो सेफ होनी चाहिए, और तीसरा उसमें नैतिकता होनी चाहिए। यानी कि अगर आपसे कुछ काम बिगड़ा तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे, और सारा जो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो केयर, उनके सब के जिम्मेदार आप ही होने वाले हो। ये चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंपिटेंस। कंपिटेंस मतलब होता है नर्सिंग स्टाफ मस्ट मेंटेन देयर नॉलेज। नर्सिंग ऑफिसर को अपने नॉलेज को मेंटेन करके रखना है, अपनी स्किल्स को, अपनी कला को, थ्रू कंटिन्यूइंग एजुकेशन। आपको बार बार ट्रेनिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इफेक्टिव केयर के लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ रहा राजा? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आओ, कोलैबोरेशन। The nurse must work collaboratively with other healthcare professionals to ensure that patient receives first best possible care। जो कोलैबोरेशन होता है, जो नर्सिंग ऑफिसर होता है, उनके अपने जो क्लाइंट, अपने जो पेशेंट है उनके साथ में, अपने जो वर्कर्स हैं उनके साथ में कोलैबोरेटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। लगभग देखो कुछ कुछ बातें हमें ऐसी मिलती है जो हमने कोड ऑफ इथिक्स में पढ़ी थी। अब कोड ऑफ इथिक्स की बातें और या कोड प्रोफेशनल कंडक्ट की बातें लगभग सेम है, बट पूरी सेम नहीं है, ठीक है। उसमें 4 प्रिंसिपल थे और इसमें अलग अलग बातें हैं। नेक्स्ट है एडवोकेसी। नर्स मस्ट एडवोकेट फॉर देयर पेशेंट राइट्स एंड इंटरेस्ट एंड मस्ट एंश्योर दैट दे रिसीव अप्रोप्रिएट केयर। समझ में आ गई बात? समझाने की जरूरत नहीं है कि नर्सिंग ऑफिसर जो भी होता है अपने पेशेंट के अधिकारों के लिए उसे एक प्रकार से वकील बनना पड़ेगा। और नर्सिंग ऑफिसर अपने आप में एक वकील होता है, और
इंटरेस्ट एंड मस्ट एंश्योर दैट दे रिसीव अप्रोप्रिएट केयर। और अगर आपको लगता है किसी भी प्रकार के हॉस्पिटल की कोई अथॉरिटी आपके पेशेंट के साथ में, क्योंकि पेशेंट हॉस्पिटल का नहीं, वो पेशेंट आपका होता है, अगर आपके किसी भी पेशेंट के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है या हॉस्पिटल वालों उन्हें केयर नहीं दे रहे हैं, या अगर केयर के बदले अगर आपसे कुछ मतलब पेशेंट से कुछ एक्स्ट्रा रुपए भी ले रहे हैं, अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है आपको, तो आपको वकील बनना पड़ेगा। आपको हॉस्पिटल के अथॉरिटी के खिलाफ जाकर के आपको पेशेंट की पक्ष के अंदर आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये आपका एक नैतिक दायित्व है। समझ गए कि नहीं समझ गए? आपको भी उस भ्रष्टाचार के भ्रष्ट तंत्र में आपको नहीं घुसना है। आपको क्या रहना है, समझ गए बच्चा? नेक्स्ट है, नेक्स्ट, nursing officer must maintain a professional demeanor, dress appropriately and refrain from the engaging in any behavior that could harm the reputation of profession। देखो, आपको हमेशा ध्यान रखना है। और हाँ, मैंने तो यहाँ तक सुना है अपना प्रोफेशन, अभी तक मैंने नहीं सुना कहीं अपने प्रोफेशन ने कुछ ऐसा गलत कृत्य किया जिसके वजह से हॉस्पिटल वालों को या फिर अपने जो अपने प्रोफेशन है उसको कहीं दाग लगे। और आपको ऐसा ही रहना है बेटा। आपको ड्रेस अप्रोप्रिएट पहननी है, अप्रोप्रिएट बातचीत करनी है, अपनो अप्रोप्रिएट जो है आपको ग्रूमिंग मेंटेन करके चलनी है। और ऐसा कभी भी कोई इलीगल काम नहीं करना है जिसकी वजह से हमारे प्रोफेशन को क्या हो, दाग पहुँचे। नेक्स्ट है रिसर्च। नर्सिंग ऑफिसर मस्ट यूज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड कंडक्ट रिसर्च इन इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। पेशेंट के आउटकम को प्राप्त करने के लिए आपको जो रिसर्च हुई है, आपको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस यूज़ करनी है। यानी कि जो जिनके आपके सबूत हैं कि इस प्रैक्टिस से, मतलब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होता है बेटा, सिंपल का बताऊं कि कुछ रिसर्च होती है। रिसर्च होने के बाद में तय होता है कि भाई ठीक है, जो आप ये फार्मूला यूज़ कर रहे हो वो एकदम फार्मूला सही है, आप पेशेंट को ये केयर दे सकते हो, तो उसे कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो आपको वो यूज़ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर मस्ट कंटिन्यूली एवेलुएट एंड इम्प्रूव देयर प्रैक्टिस टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल केयर। नर्सिंग ऑफिसर को अपनी जो भी बोल रहा हूँ मैं, जो भी अपनी उसने डिग्री कर रखी है, प्रोफेशनल जिसको नॉलेज है, उसको हमेशा क्या करना पड़ेगा, इवालुएट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि आपने जो डाटा पढ़ा वो आप थोड़े दिनों बाद भूल जाओ, ठीक है। और अपने जो आपका प्रैक्टिस है उसको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि आप पॉसिबल बेस्ट केयर दे सको। दीज आर द की एलिमेंट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर द नर्स इन इंडिया। इसमें जो प्रोफेशनल कोड के और कुछ इसमें एथिक्स भी देखो शामिल थे, तो दोनों लगभग सेम होते हैं, बट एक जैसे हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये आपकी होगी कंडक्ट का बात पूरा कंप्लीट। और हाँ, अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आपको लग रहा है कि कुछ आपको बेनिफिट हो रहा है, तो बिल्कुल यार आप हमें बताइए, क्योंकि जब आप हमें नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी मेहनत आप तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही, हमारा वीडियो डालने का कोई मकसद है या नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है कि भाई अगर आपको बेनिफिट नहीं हो रहा, तो फिर हम इतनी फालतू की मेहनत क्यों करें। हम भी अपना सारा टाइम दे करके आपके एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो आप भी सपोर्ट करें। और हाँ, अपने सभी जो बच्चे हैं जिन्हें देखो, हमेशा विद्या जो दान है जो बांटने से बढ़ता है, जो भी सारे बच्चे हैं जिन्हों को ऐसा प्रॉब्लम आ रही है कि भाई मुझे फोर्थ ईयर समझ में नहीं आ रही, मैं मानता हूँ क्यों नहीं आएगी, क्योंकि फोर्थ ईयर का सिलेबस ही ऐसा ही है। मैनेजमेंट देखो, आपने जब सेकंड ईयर में एमएसएन वगैरह तो थोड़ी बहुत पहले एनाटॉमी वगैरह फिजियोलॉजी पढ़ी हुई थी, तो उसमें ज़्यादा हार्ड लगा नहीं आपको। बट ये मैनेजमेंट है वो टॉपिक अपना है ही नहीं। ये इकोनॉमिक्स का वगैरह उनका सिस्टम है, तो बच्चों को समझ में बहुत मुश्किल जाता है। और ऐसा नहीं हो कि कोई बच्चा ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाए, क्योंकि फाइनल ईयर होता है तो बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि उन बच्चों को डिप्रेशन में जाने से रोकने के लिए मैं कुछ अगर कर सकता हूँ तो वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि फाइनल ईयर होता है, बच्चे खुद आगे की तैयारियां करते रहते हैं, अपने कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इनको वैसे भी वो फोकस नहीं करते, और फिर सब्जेक्ट भी ऐसे ही है तो उन्हें समझ में भी आते नहीं है। और ज़्यादातर बच्चे आपको पता है एग्जाम के टाइम पे लास्ट में ही तैयारी करते हैं, तो फिर इनको बिल्कुल समझ में नहीं आता, वो बेचारे डिप्रेस हो जाते हैं। और ऐसा नहीं हो कि कोई कुछ ऐसा कुछ हो, तो ठीक है, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा पुरजोर तरीके से मेहनत कर रहे हैं। वीडियो देखो, आज के दिन में लगभग 4-5 वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। और हाँ, बिल्कुल आप अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जितने भी टेलीग्राम वगैरह पे है, जो बड़े बड़े इंस्टाग्राम पे जो हैं, लिंक को आप शेयर करो। मैं आपको नहीं बोल रहा मेरा प्रमोशन करो, अगर मेरा होता तो मैं खुद अभी सूट कोट टाइप बेल्ट पहन करके आता, मैं आपके सामने वीडियो से लेक्चर होता, ठीक है। मैं अगर इतना कर सकता हूँ तो मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ, बोर्ड भी मेरे पास, सब कुछ फैसिलिटी, मैं उनको पढ़ा भी सकता हूँ। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि भाई मैं ऐसा इलीगल तरीके से ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो मुझे मेरा प्रमोशन नहीं चाहिए इसीलिए, बट हाँ, हर किसी बच्चे को नर्सिंग तक आप ये पहुँचाना, ताकि बेचारे का जो, ठीक है। चलो, थैंक्स, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।